हेलो चैम्पियंस, वेलकम बैक टू एजुग्रोन। तो बच्चों, हम वापस आ गए हैं अपनी क्षितिज बुक के काव्य खंड का एक नया चैप्टर लेकर। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये सारी सीरीज़ काफ़ी अच्छी लग रही होगी और आपको इन सारे चैप्टर्स की समरी काफ़ी अच्छे से, आप सारी समरी को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो बच्चों, इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम पहुँच गए हैं अपने नए चैप्टर पे, जिसका नाम है छाया मत छूना। मतलब यहाँ पे लेखक या कवि जो हैं उनका नाम है गिरिजा कुमार माथुर। तो सबसे पहले ये समझेंगे कि छाया मत छूने का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे जो गिरिजा कुमार माथुर जी है वो हमें ये बता रहे हैं, छाया मत छूना मतलब छाया जो हमारा अतीत है, हमारे अतीत में वो हमें वापस जाने से रोक रहे हैं। मतलब हमारे अतीत में जो भी हमारी बुरी यादें हैं, जो भी हमारे साथ घटित हुआ है, वे क्या बोल रहे हैं कि आपको उस छाया को वापस से छूने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो इन्हीं बातों का वर्णन उन्होंने अपनी पंक्तियों के माध्यम से हमारे सामने रखा है। तो सबसे पहले हम जानेंगे गिरिजा कुमार माथुर जी का जीवन परिचय। तो जानते हैं, गिरिजा कुमार माथुर का जन्म ग्वालियर जिले के अशोकनगर कस्बे में हुआ था। ये अशोकनगर जो पड़ता है, ये पड़ता है मध्य प्रदेश में। सन 1918 में इनका जन्म हुआ था। ये क्या थे? एक कवि थे, नाटककार और समालोचक के रूप में जाने जाते हैं। गिरिजा कुमार की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। मतलब इनकी जो बेसिक एजुकेशन थी वो कहाँ पर हुई थी? घर पर ही हुई थी। उनके पिता ने घर पर ही उन्हें इंग्लिश, इतिहास, भूगोल आदि सब्जेक्ट पढ़ाया था। स्थानीय कॉलेज से इंटरमीडिएट करने के बाद वे 1936 में स्नातक उपाधि के लिए ग्वालियर चले गए। मतलब अपनी आगे की शिक्षा के लिए वे कहाँ पहुँच गए थे? वे पहुँचे थे ग्वालियर। सन 1938 में उन्होंने बीए किया। 1941 में उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए किया था तथा वकालत की परीक्षा भी पास की थी। वकालत मतलब आप समझते हैं कि इन्होंने इसकी परीक्षा पास कर ली थी। 1940 में उनका विवाह दिल्ली में कवित्री शकुंत माथुर से हुआ था। इनका विवाह जिनसे हुआ था उनका नाम था शकुंत माथुर। शुरुआत में उन्होंने वकालत की, परंतु बाद में उन्होंने आकाशवाणी एवं दूरदर्शन में नौकरी अपनी शुरू कर दी थी। नाश और मतलब इनकी ये सारी क्या है? इनकी कृतियाँ हैं। मतलब ये सारी क्या है? इनकी काव्य रचना है, जिनका नाम है नाश और निर्माण, धूप के धान, शिलापंख चमकीले, भीतरी नदी की यात्रा इत्यादि। ये सारी क्या है? इनकी काव्य रचनाएं हैं। 1991 में कविता संग्रह मैं वक्त के सामने के लिए उन्हें हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया था। मतलब उनकी एक रचना थी, जिन कविताओं का संघर्ष था, जिसका नाम था मैं वक्त के सामने। इसके लिए उन्हें क्या मिला था? इसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो चलिए बच्चों, हम शुरू करते हैं अपनी कविता की लाइनों को, जो कि है हमारा छाया मत छूना। तो छाया मत छूना का पहले हम लाइनें समझे पढ़ेंगे, उसके बाद आपको इसका अर्थ समझाएंगे। तो इन लाइनों में कवि कहते हैं, छाया मत छूना, मन होगा देख दूना, मन होगा दुखी दूना, जीवन में है सुरंगे सखियां सहावनी, छवियों की चित्र गंध फैली मन भावनी, तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, कंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, भीली सी एक छुअन बनता है हर जीवन क्षण, छिया मत छूना मन होगा दुख दूना। तो मतलब वे यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आप छाया को कभी मत छूना। मतलब अपने अतीत की पुरानी यादों को कभी भी मत जाना, क्योंकि अगर आप अपने अतीत की पुरानी यादों में जाओगे तो उससे आपका मन बहुत ज़्यादा दुखी होगा। तो इन लाइनों का अर्थ ये होता है कि कवि कह रहे हैं कि छाया को कभी भी मत छूना। मतलब अतीत की पुरानी यादों में वो जीने से हमें मना कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि जब हम अपने अतीत के बीते हुए सुनहरे पलों को याद करते हैं तो वे हमें बहुत प्यारे लगते हैं, परंतु जैसे ही हम यादों को भूलकर वर्तमान में वापस आते हैं तो हमें अनेक प्रकार के अभावों का ज्ञान होता है ना। तो वो ये बताना चाह रहे हैं कि अगर हम अपने अतीत में पहुँचे तो जो हमने बहुत सारे सुंदर सुंदर पल बिताए हैं या व्यतीत किए हैं वो बहुत प्यारे होते हैं, और जब हम अपने वर्तमान में देखते हैं वो सारी चीज़ें नहीं होती हैं तो क्या होता है? हमारा मन बहुत ज़्यादा दुखी होने लगता है। इस तरह मन में छुपे हुए घाव फिर से हरे हो जाते हैं, फिर से मन दुखी हो जाता है ना। वे और हमारा दुख बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इन लाइनों में कवि ये कह रहे हैं कि अपने पुराने मीठे पलों को याद कर रहे हैं। वे क्या कर रहे हैं? अपने पुराने टाइम के कुछ सुंदर
अच्छे अच्छे पल हैं वो इन लाइनों के थ्रू याद कर रहे हैं। वे सारी याद उनके सामने रंग बिरंगी छवियों की तरह प्रकट हो रही है, जिनके साथ उनकी सुगंध भी है, मतलब वो सारी उनकी यादों के साथ उनकी कुछ खुशबुएं भी हैं। कवि को अपने प्रिय के तन की सुगंध भी महसूस हो रही है, मतलब जो उनके प्रिय जन रहे हैं उनकी वो सुगंध या उनकी छुअन भी वो महसूस कर पा रहे हैं। यह चांदनी रात का चंद्रमा कवि को अपने प्रिय के बालों में लगे फूल की याद दिला रहा है, मतलब जो उनकी पत्नी या उनकी प्रेयसी हम कह सकते हैं, तो चांदनी रात में जो चंद्रमा है वो उनको उनके प्रिय की या उनकी पत्नी के बालों की याद दिला रहा है। इस प्रकार हर जीवित क्षण जो हम जी रहे हैं वह पुरानी यादों रूपी छवि में बदलता जा रहा है। तो जितने भी पल हम जीते जा रहे हैं, आगे चलकर ये सारी क्या होगी, ये हमारी यादों के रूप में संजो के कहीं जमा हो जाएंगे, जिसे याद करके हम केवल दुख ही प्राप्त हो सकता है। मतलब ये सारे पल हैं, इनको बाद में अगर हम याद करेंगे तो हमें क्या होगा, दुख ही होगा। इसलिए कवि कहते हैं कि कभी भी आप अपने अतीत की छाया को मत छूना, क्योंकि उससे आपको दुख ही होगा। आगे चलते हैं। यश है ना वैभव है, मान है ना सरमाया, जितना ही दौड़ा तो उतना ही भरमाया। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। तो यहाँ पे अपनी लाइनों में वो क्या कह रहे हैं कि वो कहते हैं कि इस संसार में धन ख्याति मान सम्मान सारा कुछ के पीछे भागना व्यर्थ है। मतलब अगर हम संसार में धन के पीछे, ख्याति के पीछे, अपने मान सम्मान के पीछे भागते हैं तो ये सारा भागना क्या हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। यह सब एक भ्रम है, यह सब एक सपने के समान है ना। कवि का मानना ये है कि हम अपने जीवन काल में धन, यश, ख्याति, धन, सम्मान, है ना, मान सम्मान, इन सभी के पीछे भागते रहते हैं और खुद को बड़ा और मशहूर समझते हैं। लेकिन जैसे हर चांदनी रात के बाद एक काली रात आती है, उसी तरह सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख का आना कन्फर्म है, मतलब निश्चित है। कवि इन सारी भावनाओं को छाया बताते हैं। तो वो इन सारी जितनी भी ये भावना है, ये सारी क्या है, एक तरह की छाया है। वे हमें ये बताना चाहते हैं कि इन छायाओं के पीछे भागना अपना स्वयं का समय व्यर्थ करना है ना। हम वास्तविक जीवन की कठोर सच्चाई का सामना करना चाहिए। वे ये कहते हैं कि हमें अपनी छाया को छोड़कर जीवन में जो नई कठिनाइयां हैं उनका हमको क्या करना चाहिए, सामना करना चाहिए। यदि हम वास्तविक जीवन की कठिनाइयों से रूबरू होकर चलेंगे तो हमें इन छायाओं के दूर चले जाने से कोई भी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। मतलब हम हमारे जीवन में जितनी भी कठिनाइयां हैं, जितने भी दुख हैं, उनके साथ हम चलेंगे तो हमें कभी भी अपनी छायाओं से दूर जाने का दुख नहीं होगा। अगर हम धन, वैभव, सुख, समृद्धि, इन सारी चीज़ों के पीछे भागते रहेंगे तो इनके चले जाने से हमारा दुख और ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर हम अपने वर्तमान में सच्चाई के साथ जिएंगे तो इन सब सारी चीज़ों का हमें कभी भी कोई दुख नहीं होगा। ये सारी चीज़ें हमें समझाना चाहते हैं कवि इन लाइनों के थ्रू। आगे की लाइन है हमारी, क्या लिखा है, दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। दुख है ना चांद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। जो ना मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण, छाया मत छूना मन होगा दुखी दूना। तो यहाँ पे इन लाइनों में कवि ये कह रहे हैं कि वे कहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्म के पथ पर ही चलते रहना चाहिए, है ना। मनुष्य को अपने कर्म पथ पे चलते चलते जब कोई रास्ता वे भटक जाते हैं और उसे आगे का रास्ता दिखाई नहीं देता है तो वह अपना साहस खो बैठता है।
मतलब होता क्या है बच्चों, कवि ये कहते हैं कि जैसे ही कोई मनुष्य अपने कर्मों के रास्ते पे चल रहा है और रास्ता चलते चलते वो अपना रास्ता भटक गया, मतलब किसी गलत राह पे निकल गया, तो क्या होता है, उसका साहस कम हो जाता है। तो कवि यहाँ पे कहते हैं कि इंसान को कितनी भी सुख सुविधाएं मिल जाए वह कभी भी खुश नहीं हो सकता, क्योंकि कवि यहाँ पे कहते हैं कि आवश्यकताओं का कभी भी कोई अंत नहीं है। अर्थात वह बाहर से तो सुखी दिखता है, पर कितना भी सुखी हो, हमारी आत्मा के दुखी का कोई सीमा नहीं है। मतलब हमारा शरीर बाहर से सुखी दिखता है, परंतु हमारे मन में जो दुख है उसके दुखों की कोई भी सीमा नहीं है। हम तो किसी भी छोटी सी बात पर मन को दुखी कर लेते हैं और दुखी होकर बैठ जाते हैं। किसी भी छोटी सी बात को हम मन से लगा लेते हैं और दुखी होकर बैठ जाते हैं। फिर चाहे वो शरद ऋतु के आने पर चांद का खिलना हो या फिर वसंत ऋतु के चले जाने पर फूलों का खिलना हो, है ना। तो ये कहते हैं कि अगर हमारा मन दुखी हो जाता है तो फिर चाहे चांदनी रात में चांद खिला हो या वसंत के जाने पर फूल खिले हों, इन सारी चीज़ों का हमारे पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। हम सब इन चीज़ों के विलाप में खुद को ही दुखी करके बैठ जाते हैं। तो इसीलिए कवि हमें ये बताना चाहते हैं कि जो चीज़ हमें नहीं मिली या फिर जो चीज़ हमारे बस में नहीं है उसके लिए खुद को कभी भी दुखी नहीं करना चाहिए और दुखी होके कभी भी चुपचाप नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि उसका कोई समाधान नहीं है। बल्कि इन सारी चीज़ों का हमें डट कर सामना करना चाहिए और एक उज्जवल भविष्य की कल्पना करनी चाहिए, क्योंकि हम दुखी होकर बैठे रहेंगे तो वो दुख हमेशा हमें घेरे रहेगा। जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे उस दुख से बाहर निकलने की, वो दुख आपको कभी बाहर जाने ही नहीं देगा। इसलिए हमेशा अपने दुख से, अपनी परिस्थितियों से लड़के आपको बाहर आना ही चाहिए। तो इन लाइनों में कवि हमको अपने दुखों से लड़ने का रास्ता समझा रहे थे। तो बच्चों, उम्मीद है आपको ये चैप्टर भी समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बच्चों, आपको नोट्स के रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम्स है या जो भी डाउट है, तो आप हमारी वेबसाइट www.edugrown.in पर एक्सेस कर सकते हैं। इस पर आपको सभी तरह के नोट्स, पीडीएफ, ई बुक्स, सारे सॉल्यूशन मिल सकते हैं। ई बुक्स का बहुत ही ज़्यादा नॉमिनल चार्जेस है। अगर आप कंफर्ट लगता है आपको ये सारी चीज़ें परचेस करने में, तो सारी चीज़ों को ज़रूर एक बार एक्सेस करिएगा। तो इसी के साथ सेशन ख़त्म करते हैं, मिलेंगे आपसे एक नए सेशन में। थैंक यू।